औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मेरा ख़्याल है दो दो मॉड्यूल आज हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि छोटा एक ये स्टोरेज मॉड्यूल तो छोटा है और इससे पहले हम ये अभी अज़ूर सर्विसेज कोर 2 पढ़ रहे हैं। कोर 1 खत्म कर चुके थे फंडामेंटल्स में, कोर 2 पढ़ रहे हैं इस वक्त। कोर 2 में चार चार मॉड्यूल्स हैं। इनके पहला था कंप्यूटर सर्विस, वो हमने देख लिया। डिफरेंट तरह की कंप्यूटर सर्विसेज इंक्लूडिंग ऐप सर्विस, कंटेनर, फंक्शंस, स्केल सेट्स, वीएम। फिर हमने नेटवर्किंग को थोड़ा देखा कि इसमें आपके पास वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन और आपका एक्सप्रेस राउट। ये करते हुए इंशाल्लाह आज हम अभी स्टोरेज और स्टोरेज के बाद डेटाबेस। डेटाबेस थोड़ा सा पिक्यूलियर है क्योंकि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जिन लोगों ने थोड़ा डेटाबेस के साथ काम किया उनके लिए थोड़ा समझना आसान होता है, या जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल हो जाता है कि थोड़ी अपनी इमेजिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ता है। लेकिन नेवरदलेस आइडिया इस पूरे कोर्स का यही है कि जिसने कभी लाइफ में ये चीज़ें नहीं पढ़ी वो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लेवल पर ये चीज़ें सुन ज़रूर ले और समझ ले, और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये क्लियर होता चला जाएगा। स्टोरेज सर्विसेज जो है किसी भी कंप्यूटर सर्विसेज की बहुत नेटिव सर्विसेज नहीं है। स्टोरेज वो सर्विस है जो अमेज़न ने सबसे पहले जब लॉन्च किया था क्लाउड, तो उन्होंने अपना S3 बकेट लॉन्च किया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। फिर इसी तरह अज़ूर वाले भी अपना करते हैं, गूगल वाले भी अपना करते हैं। मतलब ये बैकबोन है, क्लाउड की बैकबोन जो है स्टोरेज सर्विसेज है, क्योंकि स्टोरेज सर्विसेज आपको बहुत सारी सिनेरियोज में काम आता है। तो इंशाल्लाह ये इसको देखते हैं आज। ओके, अज़ूर की दुनिया में स्टोरेज सर्विसेज चार तरीके की हैं। ब्लॉब स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉब एक्सेस टीयर्स। ठीक है, जो भी एक मतलब एक एक्सेस टीयर्स के नाम से है ये। अब देखें, जनरली जनरली अगर शहजाद भाई से मैं पूछूं, शहजाद भाई कि आपने कभी स्टोरेज पे काम किया है, तो वो कहेंगे हाँ मैंने हार्ड डिस्क हमने लगाई है, एसएसडी भी लगाई पे काम किया है, या दूसरे साटा लेवल पे काम किया है। तो डिफरेंट हमने ही काम किया है। हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज लगता है वो डिस्क स्टोरेज होता है, जो उसके लिए लोकल होता है। और एक नेटवर्क पे जब हमारे पास पीसीज आ जाते हैं तो हम ये करते हैं कि एक फ़ोल्डर शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस फ़ोल्डर को हम नेटवर्क पे एक्सेस करते हैं ताकि अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकें। वो एक डिस्क स्टोरेज या फाइल स्टोरेज के नाम से कहते हैं। तो उसको इसी और उसी मफ़हूम को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जो मेन चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ब्लॉब स्टोरेज के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास नॉर्मली अज़ूर में अकाउंट होता है। अकाउंट के नीचे आपके पास सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन के नीचे आपके पास रिसोर्स ग्रुप होता है। रिसोर्स ग्रुप के नीचे आपके पास रिसोर्सेज होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, हमें अंदाज़ा है, हमने 10 दफ़ा इसको पढ़ा भी है और देखा भी है, और ये हमारे ज़हन में होना चाहिए। अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्स। लेकिन ये जो टियर है, ये हायरार्की जो है ना, ये उन रिसोर्सेज के लिए अप्लाई होती है जो कि आपके आईएएएस प्लेटफॉर्म पर हैं या पैस
प्लेटफॉर्म पर हैं, जो आपके अपने आपके डेटा पॉइंट्स या सर्वर के डेटा सेंटर के अंदर रहते हैं, अजोर के। ये वो चीज होती है। जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज इज मोर लाइक अ सर्विस, सैस सर्विस जो आपको मिल रही होती है। और अगर आप याद करें कि पिछली क्लास में हमने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट है सर्विस पॉइंट का, कि आपके पास आपका डेटा सेंटर है अजोर का, अजोर में आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है, उस अकाउंट के नीचे सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन के पास रिसोर्स ग्रुप है, उस रिसोर्स के अंदर रिसोर्सेज है, वीएम है आपके पास 10-12। अगर उन वीएम को किसी दूसरी सर्विस से जो अजोर की है उससे बात करनी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, एमएस टीम हो गया, तो वो ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट नहीं जाती, बल्कि वो सर्विस पॉइंट के थ्रू विद इन अजोर क्लाउड के अंदर वो यूज हो जाती है। ठीक है। और जब हम डेटा सेंटर से अजोर क्लाउड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास है ऑप्शन वीपीएन का। हम वीपीएन बना के कर सकते हैं, साइड टू साइड वीपीएन कर सकते हैं, पॉइंट टू साइड वीपीएन कर सकते हैं, या एक्सप्रेस राउट ले सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हमें स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए तो स्टोरेज फैसिलिटी भी का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि आपके पास अकाउंट होना चाहिए। यानी कि आपके पास अकाउंट है, भले आपके पास सब्सक्रिप्शन ना हो, आपके पास रिसोर्स ग्रुप ना हो, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तो आप फिर भी स्टोरेज सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है, कंपेयर के स्टोरेज सर्विस और बाकी सर्विसेज में क्या फर्क है। इसी तरह डेटाबेस की कुछ सर्विसेज ऐसी आएंगी जिसके लिए आपको सिर्फ अकाउंट चाहिए, आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके टीयर से बाहर होता है। तो अगर आप ये डायग्राम, अगर जिन लोगों को आपको नजर आ रही है कि आप सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं, ये अकाउंट बनाया हुआ है शहजाद साहब भाई के नाम। जब अकाउंट बनेगा तो आपको एक स्टोरेज कंटेनर मिलता है। ठीक है, ये बना बनाया मिलता है आपको। आपको ना ये कंटेनर बनाना है, ना इस कंटेनर को आपने मैनेज करना है, भले इसमें क्यूबरनेटिस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये एक SaaS सर्विस है। एक कंटेनर मिल जाएगा, उस कंटेनर के अंदर आपने 2 फोल्डर बना दिए, पिक्चर्स और मूवीज। ठीक है, और पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स डाली हुई है और मूवी के अंदर मूवी डाली है। अब इस स्टोरेज को हम कहते हैं ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब यानी कि इसमें हर डेटा, भले वो फाइल्स हों, मूवीज हों, कुछ भी हों, ये अलग अलग अपनी एंटिटी में रहते हैं। यानी कि आप इनको ऊपर ये कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंटेनर है। जैसे हम पाकिस्तान में एक संदूक लेते हैं, संदूक के अंदर चीजें डाल देते हैं, इसी तरह कंटेनर होता है। उस कंटेनर, उस संदूक के अंदर ये सारी चीजें स्टोरेज की आपने खिलौने डाल दिए, बच्चों के कपड़े डाल दिए, मतलब इस तरह चीजें डाल दी। इसी तरह अजोर में भी आपने अकाउंट बनाया और आपको एक कंटेनर मिल गया। ठीक है जी, ये एक फोल्डर की तरह हम कह सकते हैं, एक फोल्डर बन जाता है जिसके ऊपर आप अपना जो भी रखना है, जैसे मूवी रखनी है उस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती है। तो नहीं, ये हाँ, ये डिफ नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। सवाल ये है कि आपको मैं कह आपको अजोर वाले कह रहे हैं ठीक है मैंने आपको स्टोरेज दे दी है, तो भाई कहाँ दे दी। पहला सवाल है कि मैं उस स्टोरेज को एक्सेस कैसे करूंगा। ठीक है, तो वो एक्सेस आप करते हैं HTTP या HTTPS, यानी कि वेब ब्राउजर पे जाके आप लिखते हैं HTTPS azure.cloud.com/ फॉर एग्जाम्पल asim/blob। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा अपना अकाउंट नंबर डालो, अकाउंट नेम, पासवर्ड डालो। आपने डाला, अब आपके पास एक विंडो खुल जाएगी आपके वेब ब्राउजर में, जो आपको बताएगा कि आप कंटेनर में आ गए। ठीक है, अब आप इसके सही अंदर बनाना चाहते हैं फोल्डर्स। एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना लिया आपने, एक मूवीज का बना लिया, एक पिक्चर्स का बना लिया, जैसे हम हार्ड डिस्क में बनाते हैं फोल्डर सही बनाना सही है। सही, मैं आपने समझ इसी गया। तरह फोल्डर बना दिए। फिर हर फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके गए और उसके जी, अंदर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब फाइल्स डाल दी अपने कंप्यूटर से। ठीक है, सही सही, जी जी तो वो डेटा आपके कंप्यूटर से उठ के ट्रांसफर हो रहा है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जी आपके स्टोरेज।
कंटेनर के अंदर जो अजोर सही। पर, और ये आपको बन गया। लेकिन सवाल ये कि वो उस कंटेनर को आप एक्सेस कैसे करते हैं, HTTP या HTTPS के थ्रू, ठीक है। ऐसे सही। एक और ऑप्शन भी है, मतलब खाली ये हम्म, HTTPS नहीं, API के थ्रू भी हम करते हैं, हम CLI के थ्रू भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि आप कोई भी सर्विसेज API के थ्रू कर सकते हैं, CLI के थ्रू कर सकते हैं, पावर शेल के थ्रू कर सकते हैं, अवश्य। और वेब के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वेब तो बिल्कुल। ये आपका तरीकाकार है उसको एक्सेस करने का। जो लोग अमेजोन के पॉइंट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए ब्लॉब समझना ऐसे ही है जैसे हमारे लिए S3 बकेट होती है। ब्लॉब अजोर में कहलाती है, S3 अमेजोन में कहलाती है, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे इसमें भी कोई डिफरेंट टीयर्स होती हैं हाँ थ्री की तरह? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे हम अभी एक्सेस चेयर्स पढ़ेंगे। ये लोग ज्यादा उस तरह नहीं करते। जैसे तो हमको उसमें कहते हैं ना कि ग्लेशियर है या आर्काइवर है, तो इस तरह करके इनका चलता है हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। ये लोग सिंपल रखते हैं। जी अहमद भाई, ये ब्लॉब स्टोरेज और फाइल सर्वर में कुछ सिमिलर है? सर सिमिलर इसलिए है, फाइल के लिए फाइल, जी जी एक मैं आपको, ओके, इस सवाल को अपने पास जहन में रखिएगा, ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। एक दफा तीनों डिफरेंट स्टोरेज पढ़ लें, फिर उसका कंपैरिजन कर लेंगे कि किस सिनेरियो में हम कहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं और क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल तो दोस्त। यहाँ पे जहन में दो बातें ये रख लें कि जो ब्लॉब सर्विस स्टोरेज सर्विस है, उसके लिए आपको अकाउंट होना चाहिए बस, ठीक है। जी बिल्कुल वो सही अहमद भाई। वो कहाँ पर है, किस तरह है, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो कंटेनर सर्विस है, कंटेनर सर्विस है, और हम उस कंटेनर सर्विस को HTTP, HTTPS, API, CLI और पावर शेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम डेटा स्टोरेज रखते हैं, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल्स रखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फाइल, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, मूवी फाइल होती है, वर्ड होती है, एक्सेल होती है, पावर पॉइंट होती है, जिस तरह की होती है फाइल, वो डाली जाती है। ये ब्लॉब स्टोरेज डेटाबेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट सेव हो सकता है या इंडिपेंडेंट ऑफ फाइल फॉर्मेट है? इंडिपेंडेंट एनी फाइल ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि मैंने फॉर एग्जांपल इसमें कोई चीज़ सेव की है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेव किया है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को विद इन बकेट जो है एक्सेस मतलब व्यू कर सकता हूँ, या मुझे उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल मैंने कोई मूवी क्लिप अपलोड करके रखा हुआ है अपने नहीं, हार्ड, डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा उसको? रन टाइम एडिट नहीं। मतलब इवन व्यू भी नहीं कर सकते उसको नहीं ऑनलाइन? नहीं, व्यू का क्या मतलब हुआ आपका? मतलब एक होता है ना, आपने डबल क्लिक किया उसको और वहां से वो चल पड़ी, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, जैसे वन ड्राइव है, आपके पास वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपने वहीं से डबल क्लिक किया, वर्ड खोला और एडिटिंग की और सेव कर दिया, वहीं के वहीं सेव हो लेकिन नहीं, अगर गया। अगर तुम्हारा जो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे कंटेनर के अंदर एक इमेज पड़ा हुआ है, जब तुम उसे डबल क्लिक करोगे वो डाउनलोड होता है, फिर खुलता है, ठीक है। नहीं, मतलब वो मेरे लोकल पीसी के ऊपर डाउनलोड होगा, अगर मैं डबल क्लिक करूंगा उसको यस ऑटोमेटिकली डाउनलोड यस। हो जाएगा? तो यानी कि उसी विंडो में नहीं खुलेगा, नहीं, बल्कि वो सही। ओके। अब ब्लॉब स्टोरेज पढ़ लिया, अब आ जाए डिस्क स्टोरेज पे, ठीक है। देखें, जब आप अपना कंप्यूटर बनाते हैं, एक जमाने में हम कंप्यूटर बनाते थे कि चेसी खरीदा, CPU अलग लिया, तो आप हार्ड डिस्क लेते हैं। अभी भी हम अपनी पीसीज में कहते हैं कि यार पुरानी साटा की निकाल दो, SSD लगानी है हमें, ठीक है। तो ये है हार्ड डिस्क, ये लोकली उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। अब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स की।
तो सवाल ये बनता है कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं, आपके पास एक फिजिकल सर्वर है, उसके अंदर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसके ऊपर आपके रैम है और सीपीयू है, तो आपने हाइपरवाइजर से उसको पार्टीशन कर दिया। 1 टेराबाइट को आपने कर दिया कि 250 250 250 250 के उसके चार सेगमेंट्स बना लिए। तो एक वीएम के अंदर आपने 250 हार्ड डिस्क को असाइन कर दिया। यह है डिस्क स्टोरेज, ठीक है, जिस तरह के आपके होते हैं। अब जब आप एक वीएम लेते हैं, आज शहजाद भाई योर की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के बाद सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर एक वीएम की मशीन बनाते हैं। जब वो वीएम की मशीन बनाएंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाले उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताइए आपको कौन सा सीपीयू चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कौन सी हार्ड डिस्क चाहिए, एसएसडी चाहिए या एचएचडी चाहिए, किस तरह की चाहिए, ठीक है, और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे। उसके उसके 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद उनकी मशीन तैयार होके उनको मिल जाएगी कि भाई अब आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंस्टॉल कर दिया है जो आपने बताया। अब उस वक्त जो उस वीएम के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है वो उस वीएम के साथ आई है, ठीक है। अब मसला ये है कि कल शहजाद भाई उसके अंदर अपने ऑफिस के काम की कोई डेटा सेव रखते हैं और उस मशीन को बंद कर देते हैं। जब वो वीएम को उन्होंने बंद कर दिया तो वो जो हार्ड डिस्क लगी हुई थी वो भी शट डाउन हो गई, ठीक है, उनका डेटा भी, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। कुछ अरसे बाद वो देखते हैं कि यार मुझे तो अब इस मशीन की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। वो डिलीट कर दी उन्होंने। जैसे ही उन्होंने उस मशीन को डिलीट कर दिया, यानी कि उस वीएम को डिलीट किया, तो उसके साथ जो अटैच हार्ड डिस्क थी वो भी फारिग हो गई। अब वो जैसी फारिग हुई, अब शहजाद भाई को याद आया कि यार उसके अंदर तो मेरी एक एक्सेल की फाइल थी जिस पर मैं काम कर रहा था, वो मुझे चाहिए, लेकिन इट्स टू लेट, वो चली गई है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको एक वर्चुअल मशीन तो चाहिए, और वर्चुअल मशीन का तो ये है कि आपको जब जरूरत है आपने रखी, जब जरूरत नहीं है तो वो फारिग कर दिया आपने, लेकिन मेन काम है आपको उस डेटा का जो आपने वहां पे सेव करना है। तो आप क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क, एक डिस्क डिस्क स्टोरेज लेते हैं अलग से, ठीक है। उस डिस्क स्टोरेज का नाम आपने ले दिया है कि आसिम डिस्क स्टोरेज 1। एक हार्ड ड्राइव ले लिया आपने, वर्चुअल हार्ड ड्राइव। अब ये हार्ड ड्राइव इंडिपेंडेंट है आपके वर्चुअल मशीन से। आपके पास कोई वर्चुअल मशीन ना भी हो, आपके पास हार्ड ड्राइव है। जैसे मेरे घर में हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। अब मैं कल यूके आता हूँ, मैं नवेद को कहता हूँ यार इसके अंदर मेरा डेटा है, ऐसा करो इसको तुम अपने अपने मशीन लैपटॉप के साथ या हार्ड डिस्क के अपने कंप्यूटर के साथ लगाओ और इसका ये डेटा रीड कर लो। इसी तरह मैं शहजाद भाई को दे देता हूँ, आसिम भाई को देता हूँ। यानी कि मेरे पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास हार्ड डिस्क है। डिस्क स्टोरेज वो डिस्क स्टोरेज होती है जो कि आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉब सर्विस, ब्लॉब स्टोरेज वो होता है जिसमें ना आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना रिसोर्स ग्रुप चाहिए, कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। क्योंकि आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए तो आपको रिसोर्स ग्रुप नहीं चाहिए, और जब आपको रिसोर्स ग्रुप नहीं चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अकाउंट चाहिए। लेकिन डिस्क जो ये डिस्क होती है आपकी डिस्क स्टोरेज, इसके लिए आपको बनाने के लिए वर्चुअल मशीन चाहिए होती है, मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए। तो आप डिस्क ले सकते हैं, डिस्क में अपना सारा अपना डेटा स्टोर करें। आप वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दें, वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपकी डेटा डिस्क हमेशा रहेगी। और ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, अगर आप लोग देख सकें कि एक वीएम है, एक वर्चुअल मशीन है, इसके साथ 2 डिस्क लगी हुई है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क जो कि वर्चुअल मशीन जब बन रही थी उसके साथ आई, उसमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है और 2-3 फाइलें जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो होगी। लेकिन उसके साथ आपने एक डेटा डिस्क अलग से ली है ताकि उसके अंदर आप खाली डेटा रखें। कल आपने ये वर्चुअल मशीन डिलीट कर दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपका डेटा डिस्क इंडिपेंडेंट है, अलग से है,
तो वो कायम रहेगा। कल आप एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, उसके साथ ये डिस्क लगा लें, पर उसके बाद आप कोई दूसरी मशीन लगा लेते हैं, उसके साथ लगा लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि क्या इस डेटा डिस्क को आप एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो सवाल है नहीं। ये डेटा डिस्क एक वक्त में एक ही वर्चुअल मशीन के साथ रहेगी, ठीक है। लेकिन उसकी हम वीएम में जैसे हम पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं हाँ, अगर वीएम बनाए तो। हाँ, पार्टीशन बिल्कुल डिस्क पार्टीशन की मीन तरह के है। आपको बिल्कुल ये डिस्क नजर आएगी, जैसे CDEF जो भी आपको सही है, सही जी जी जी। आप पार्टीशन बनाएं, आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट लेकिन फोल्डर। वो जो हमने ऑपरेटिंग डिस्क है उसकी जो चीजें हैं जो हमने सेव करनी है, तो फिर हमें उधर कॉपी करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं उधर होगी। अगर जो ऑपरेटिंग डिस्क में पड़ा हुआ है, अगर हमने कल को वीएम बंद करनी है, ठीक है, अपना वीएम खत्म करना है, तो हम उसमें दोबारा कॉपी कर देंगे सारा। पहली बात, डेटा डिस्क के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। जी जी जी। और ऑपरेटिंग वैसे डिस्क है ना, जो हमने वीएम बाय की है उसके अंदर ऑलरेडी वो है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा कुछ ही है, लेकिन हमारा कोई डाटा है, तो हमने जो भी चीज बनाई है, कोई डाटा हमारा पड़ा हुआ है, तो डेटा हमने रखने वहां के से बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे ना। फॉर एग्जांपल ये दो जी डिस्क हैं, लेकिन आपको नजर कैसे आ जी रही होती है? जैसे एक ड्राइव और होती है जी C बिल्कुल, वो और एक बिल्कुल ड्राइव आ रही होती है D, है ना? डी आ रही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर जी जी आप जी कोई डेटा C में रखेंगे, इसका मतलब है आप ऑपरेटिंग डिस्क में रख रहे हैं। जी बिल्कुल जब आप बिल्कुल ऑपरेटिंग डिस्क में रखेंगे तो उसका चांसेस ये है कि जब VM को आप खत्म कर देंगे तो डिस्क भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। वो दो DDR लगी हुई है, बस यही जेब में रखें। यस, दो दो जी सही है, दो SSD लगे हुए हैं, लगी हुई है, दो SATA लगाई हुई है आपने, जैसा। बिल्कुल सही। लेकिन जी जी जो जो आपकी डेटा है, जो डेटा डिस्क है, वो एक ही वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो सकती है। सही सही यस, सही, बिल्कुल ये सही। हमारी ये EBS स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका AWS वाला, जिस तरह EBS होती है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसको यस, हम अलग यस, यस। करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या इसमें भी EBS की तरह डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं EBS की? हाँ, हाँ, इसमें भी है वो फैसिलिटी, यस। जैसे उसमें थी ना, जनरल पर्पस थी या वो थी? हाँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यू कैन यूज स्टैंडर्ड SSD और HDD फॉर लेस क्रिटिकल वर्कलोड्स, प्रीमियम SSD फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे SAP, HANA, या ये मशीन लर्निंग एनालिटिक्स, यानी कि जिसमें आपका थ्रूपुट, इनपुट आउटपुट ज्यादा चाहिए आपको। समझा रही है? डिफरेंट डिफरेंट मतलब ग्रेड्स की हैं। हाँ, डिफरेंट ग्रेड्स, यही मतलब था। तो मतलब क्या स्पेसिफिक कोई नाम है इनके डिफरेंट ग्रेड्स के? जैसे उसके अंदर ये होता था ना, GP2, GP3, और उसमें आईओ वाली अलग होती थी, IO1, नहीं, IO2। जैसे आती तो इनकी इस तरह है कि SSD, HSD, प्रीमियम SSD, लेकिन प्रीमियम SSD के अंदर डिफरेंट IOPS सारे होते हैं। ओके, तो प्रीमियम के अंदर जो है वो बेसिक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटाबेस के लिए यूज करना है तो मैं प्रीमियम वाली SSD यूज करूंगा। प्रीमियम अगर मुझे SSD, आर्काइव स्टोरेज वगैरह के लिए यूज करना है तो मैं कोल्ड स्टोरेज वाली यूज कर कोल्ड सकता स्टोरेज वाली ले लो। हाँ। हूँ। सही, ठीक है। ओके, थैंक्स। ओके। कुछ चीजें मुझे इनकी समझ में नहीं आती, ये इतना घुमाते हैं। अब अभी इन्होंने ब्लॉब स्टोरेज का पीछे लिखा, फिर डिस्क स्टोरेज पे लाए, दोबारा ब्लॉब स्टोरेज पे ले आए, लेकिन मुझे लगता है ये इनकी तरतीब में गलत है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ये कि 8 टेराबाइट का आपका एक 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 आपको ब्लॉक स्टोरेज देता है, अप टू 8 टेराबाइट। इसी पे अब एक और सवाल याद आया कि स्टोरिंग अप टू 8 टेराबाइट ऑफ डेटा, तो एक फाइल का साइज है, ये टोटल साइज डेटा रख सकते हैं इसमें 8 टेराबाइट का, जी। टोटल टेराबाइट का? अच्छा,
तो एक साइज का एक फाइल का साइज भी डिफाइंड है कि मतलब एक मैक्सिमम फाइल जो है, मतलब फाइल मैक्सिमम इतने साइज की हो सकती है 5 मैंने GB पढ़ा की। नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैंने कि क्या पर फाइल क्या साइज हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मतलब गिग तक तो आराम से, मतलब आजकल तुम जैसे जैसे मैंने ये एक यू टोरेंट्स में डाउनलोड करता हूँ ना ये मूवीज वगैरह, तो मैंने 30 GB तक रखी हुई है, तो मतलब मुझे इशू तो नहीं आया उसमें, तुम समझ रहे हो मैंने। maybe I am asking which may not be covered for this exam, क्योंकि जैसे वो होता था ना उसके अंदर मल्टी पार्ट अपलोड का एक कॉन्सेप्ट है AWS के लेकिन S3 के अंदर, वो तो अपलोड का मसला है ना, ये हम अपलोड तो पढ़ ही नहीं कहीं यहाँ पे। कि अगर आपकी 1 टेराबाइट से ज्यादा का कोई फाइल है, हाँ तो वो तो उसको आप ब्रेक कर उसको देता है। मल्टी पार्ट में उसको रखें, मतलब अपलोड करें, तो कोई इसके अंदर भी कोई इस तरह की कोई चीज होती है, ये वी डोंट नीड टू नो बेसिकली एट दिस स्टेज, आई डोंट नो, नहीं यहाँ इस लेवल पे तो नहीं है। दैट्स टू बेसिक। हाँ ठीक, यहाँ पे नहीं है। हमें तो इसके लिए इस एग्जाम के लिए हमें क्या चीज याद रखनी चाहिए कि भाई कितने टाइप की स्टोरेज है बस बेसिक। कितने टाइप की स्टोरेज है, और इस किस टाइप में किस तरह का डेटा स्टोर होता है, और किस हाँ, सिचुएशन में कौन सी यूज की जाती है। और इसकी हमें कॉस्टिंग भी याद रखने की जरूरत है कि भाई नहीं कौन सी कॉस्टिंग फाइल नहीं, सिस्टम नहीं कॉस्टिंग नहीं, एग्जाम के टाइम। कॉस्टिंग नहीं। चलो, हाँ ओके भाई, ये जो ब्लॉब स्टोरेज है इसको हम अपने VM के साथ भी लगा सकते हैं? ना। नहीं लगा सकते। ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि हमें डाटा स्टोरेज के लिए हम VM चाहिए, उसके बगैर नहीं वो चलेगी। हाँ ठीक है, जबकि ब्लॉब के लिए हमें VM नहीं चाहिए। इसका ये भाई इसका ये जो ना एक एक तरह की आपकी वो है, वो नहीं होते गूगल ड्राइव टाइप की चीज कह लें या हाँ जी वो कह बिल्कुल। लें, इसके अंदर आप ना नॉर्मली जब कभी वेबसाइट वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें रख लेते हैं, इमेजेस डाल देंगे, वीडियो क्लिप्स वगैरह जैसे डाल सकते हैं जो वेबसाइट के ऊपर लोग आके एक्सेस करेंगे। जैसे आपकी एक वेबसाइट के ऊपर कुछ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जी तो जी जी आप उस प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना यहाँ पे इस बकेट के अंदर, ये जो ब्लॉब है इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि वो सही आपके जो कस्टमर आए वो उसको हार्ड डिस्क को एक्सेस ना करें, बल्कि उनकी डायरेक्ट स्टोरेज के ऊपर जो है ना एक्सेस कर लें। सही मतलब सही इस सही। तरह से आप इसको अटैच कर भी सकते हैं वर्चुअल मशीन के साथ, और नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी क्योंकि कर। इट जस्ट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एप्लीकेशन बेसिकली। ठीक ठीक सही, समझ हो गया बिल्कुल। सर 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 HTTPS और HTTPS, yeah. API, yeah. Account, ठीक है। जी बिल्कुल ब्लॉक सही। में ऑब्जेक्ट्स इंस्टॉल होते हैं, मतलब अगर आपके पास जो कंटेनर होता है, जैसे ये आपका कंटेनर उन्होंने बना के दे दिया स्टोरेज का, तो जो भी जी फाइल करेंगे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, सही। जी जी उन ऑब्जेक्ट्स के माबैन कोई रिलेशनशिप नहीं है। सही। ठीक है, जैसे एक संदूक है, संदूक के अंदर आपने खिलौने डाल दिए, कपड़े डाल दिए, किचन के बर्तन का सामान डाल दिया, उन ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि हो। ना, ठीक है, सही। लेकिन वो सब एक जगह पे स्टोर है। ठीक है, ये है आपका ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब ब्लॉब दिस सॉरी। स्टोरेज जो है अटैच विथ VM। ठीक है, और चूंकि बिल्कुल सही। वर्चुअल मशीन के साथ अटैच होती है, इसलिए आपको अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेस Yes, सब बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है, सही ठीक है। है, यहाँ पे सिर्फ जी अकाउंट बनता है, यहाँ पे आपको जी सब बनानी पड़ती है। ठीक है, सब जी। हाँ, लेकिन ये क्या होता है कि इफ VM is deleted, data is retained। या ठीक है, क्योंकि वो डेटा और VM इंडिपेंडेंट है। ब्रांडेड है, सही है। जी जी
disk storage can only be attached with a one VM at the time. single VM at a time. ठीक है सर, ये जी। हो गई VM, सॉरी सर डिस्क स्टोरेज। Discord जी। अब है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज इज अ SAS, ठीक है। सही। You can attach multiple VM to file storage। एक डिस्क के साथ आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स लगा सकते हैं, ठीक है। इट acts like a network drive shared over network। शहजाद भाई, जी अहमद भाई, जी अहमद भाई, सर आपको समझ में आता है? जी बिल्कुल। ये जरा डिस्क स्टोरेज के अंदर अहमद भाई, इफ वीएम डिलीटेड डाटा इज रिटेन्ड, जी सर। रिटेन का थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा। सर अगर आपका कंप्यूटर, आपका वर्चुअल मशीन VM बनाते हैं ना आप अज्योर में, जी बिल्कुल उस VM के साथ एक हार्ड डिस्क तो आपको मिलती है, ठीक है सर। बिल्कुल। तो आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करेंगे आप? कहाँ इंस्टॉल होगा? बिल्कुल। तो वो हार्ड डिस्क तो आती है, लेकिन जब वो वर्चुअल मशीन आप डिलीट कर देते हैं तो जी जी, उस हार्ड डिस्क के साथ क्या होता है? वो भी खत्म हो जानी चाहिए। तो खत्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जी 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 लेकिन जी डिस्क स्टोरेज में देखे ना, ये आपका आपने एक VM बनाया है, ठीक है। उसके साथ जी आपको एक डिस्क मिलती है, ठीक है, जो कनेक्शन उसका रहता है। जब तक जी जी, VM चलेगा डिस्क चलेगी, ठीक है। बिल्कुल आपने ये डिलीट कर दिया तो आपकी डिस्क भी डिलीट हो गई। लेकिन डिस्क बिल्कुल दुरुस्त, स्टोरेज में आप एक इजाफी डिस्क लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल अब ये एग्जिस्ट करती है विदाउट VM, यानी कि अगर VM नहीं भी है, डिस्क है, ठीक है। डिस्क है। तो ये डिस्क को अगर आप नया VM खड़ा करते हैं उसके साथ लगा लें, फिर कल आप दूसरा VM खड़ा करते हैं उसके साथ लगा लें, मतलब आपका बिल्कुल डेटा दुरुस्त, इस डिस्क में रहेगा, और चाहे VM हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। डाटा मौजूद रहेगा। डेटा, तो डेटा इज रिटेन, यानी कि डेटा इज सेव, बिल्कुल दुरुस्त भाई। ठीक है। अमर भाई एक और जज़ाकल्लाह। जी सर। ये जो डेटा रिटेन रहेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है या इट कैन बी चेंज? मतलब ये कि ये सेटिंग चेंज की जा सकती है कि जब मैं वर्चुअल मशीन डिलीट करूं तो साथ साथ जो EFS पे डेटा है वो भी डिलीट हो जाए, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड। नहीं, उसकी सेटिंग ये है कि अगर आपने रिसोर्स ग्रुप को आपने डिलीट किया तो उसके नीचे VM डिलीट हो जाएगा, उसके नीचे आपका डिस्क स्टोरेज है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिसोर्स लेवल पे खाली VM डिलीट किया तो ये डिलीट नहीं होता, इसको इंडिविजुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा आपको। यस नहीं भाई, भाई सवाल पूछ के काम भाग गया बंदा। यस सॉरी यार, मेरे डेटा डिस्कनेक्ट, इंटरनेट जरा थोड़ा स्टेबल नहीं था। नहीं, मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ भाई, ये कुछ कर देंगे क्लियर इसको, क्या कह रहे थे आप?
भाई रिसोर्स ग्रुप जो है वो ऊपर होता है और रिसोर्स नीचे होती है। जब तुम रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दोगे तो उसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होंगी, खासतौर पे वीएम एंड स्टोरेज, बोथ विल बी डिलीटेड। और जब तुम रिसोर्स डिलीट करोगे तो रिसोर्स का मतलब है वीएम, एक रिसोर्स वीएम एक रिसोर्स होगी तो तुम्हें वन बाय वन जाकर डिलीट करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले बनाते हैं अकाउंट, अकाउंट के नीचे बनाते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे बनता है रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप के नीचे आती है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज में क्या आता है? वीएम आता है, डिस्क स्टोरेज आती है, वी नेट आता है, और दूसरी चीज आती है। ठीक है, ये सारी रिसोर्सेज हैं जो कि रिसोर्स ग्रुप के कंटेनर के अंदर है। अगर आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देंगे तो उसके नीचे की सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स हो, डिस्क स्टोरेज हो, वर्चुअल नेट हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज को डिलीट करते हैं, खाली आपने वीएम को डिलीट कर दिया, तो आपका वर्चुअल नेटवर्क तो जिंदा रहता है, आपका डिस्क स्टोरेज जिंदा रहती है, जब तक कि आप खुद जाके उनको अलग अलग डिलीट ना करें। और यही कॉन्सेप्ट आपका AWS में भी आता है कि आपको जाके इंडिविजुअली डिलीट करना पड़ता है। मतलब आप अगर खाली वीएम डिलीट करते हैं और आपके पास डिस्क स्टोरेज भी है या EFS है, ठीक है, तो ये डिलीट करने से इसकी बिलिंग फिर भी चलती रहती है, अनलेस कि आप खुद जाके इसको भी डिलीट ना करें। ठीक है, सही। हाँ, ये मैं तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कंफ्यूजन। कि डिस्क स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज विल कम अंडर रिसोर्स ग्रुप, बट ब्लॉब विल नॉट कम अंडर रिसोर्स ग्रुप, इट ये विल SaaS है कम ये? अंडर, हाँ, ब्लॉब विल बी लाइक अ सब्सक्रिप्शन, सो इट वो सब्सक्रिप्शन के नीचे आता है, नो, अकाउंट। अकाउंट के नीचे आता है। ठीक है, SaaS वो रिसोर्स ग्रुप सर्विसेज में, को हाँ, इस्तेमाल करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए होता है। अकाउंट चाहिए होता है जो कि आप बनाते हैं। ठीक, हाँ, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स, भाई क्या हो गया, रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेस यूज करने के लिए रिसोर्स ग्रुप चाहिए होता है, रिसोर्स ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो डिस्क स्टोरेज और फाइल स्टोरेज, फाइल स्टोरेज नहीं, फाइल स्टोरेज भी एक्चुअली एज अ सैस काम करती है, समझ आ गई? तो उसके लिए आपको रिसोर्स ग्रुप की जरूरत नहीं होती, आप फाइल स्टोरेज ले सकते हैं। सही। यार ऐसे ही उड़ता उड़ता एक सवाल ध्यान में आ हम्म रहा है। जैसे तुमने बोला डिस्क स्टोरेज को मैं एज ए डी ड्राइव ले लूं, नॉट सी ड्राइव, डी ड्राइव, हम्म ठीक है। और जब मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो मैं उसका डिफॉल्ट एड्रेस चेंज कर दूं और मैं उसको डी ड्राइव में सेव कर लूं प्रोग्राम फाइल स्टोरेज में। ठीक है, करते हैं ना, यूजली हम करते हैं, करते समझ हैं। रहे हो? तो वो तो डिस्क स्टोरेज में सेव हो गया। ठीक है। तो जब मैं इसको दूसरी जगह पे चलाता हूँ तो समटाइम, जैसे मैं चलाता था पहले, मेरे पास जो है वो स्लो पीसी था, तो मैं क्या करता था कि मैं जो भी वर्ड और MS ऑफिस वगैरह जो थे वो मैं डी ड्राइव में करता था। तो ठीक है। उसके, हाँ, तो डी ड्राइव में कर लिया। अब जब मैं डी ड्राइव में भी, मेरा एक प्रोग्राम फाइल बनी हुई है और सी ड्राइव में भी प्रोग्राम फाइल बनी हुई है ठीक जो है। कि डिफॉल्ट होती है। तो जब मैं डी ड्राइव में जाता हूँ तो डी ड्राइव के अंदर मैं डायरेक्ट जाके अपना MS वर्ड में गया और मैंने वहां से जाके डबल क्लिक करके MS वर्ड चला लिया। हम्म ठीक है, ये काम मैं जब भी कर सकता था जब मैं मेरी विंडोज उड़ चुकी होती थी, यानी मैंने दूसरी नई विंडो इंस्टॉल कर ली और उसमें मैं जब प्रोग्राम उसमें जा रहा हूँ प्रोग्राम फाइल्स में, तो वहां पे मुझे ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं जब डी ड्राइव में गया हूँ तो वहां पे प्रोग्राम फाइल्स बनी हुई, क्योंकि मैंने पुराने वाली विंडोज में बनाया हुआ था यप और MS ऑफिस था और फिर उसके अंदर MS वर्ड था, तो मैं MS वर्ड में डबल क्लिक किया, वो चलने लगा यप डायरेक्ट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी चल सकता होगा, क्योंकि अगर इसको हम सिर्फ डिस्क स्टोरेज लें इसमें, क्योंकि MS वर्ड वो उस जो फोल्डर बना रहा है उसके अंदर सारी लाइब्रेरीज का कनेक्शन एक दूसरे से बना हुआ है। यप सही है? तो ये यप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव, सी ड्राइव अलग होगी, ये बिल्कुल वैसे काम करता होगा जैसे डी ड्राइव और ई ड्राइव और एफ ड्राइव जैसे काम करते हैं। यप उस, करना तो है वैसे ना? ही चाहिए, मैंने कभी करके देखा नहीं एक्चुअली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका बिहेवियर
should be or would be any different than जो हम normally हमारा CO ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, होना वही चाहिए। यार इसका नॉर्मली जो यूसेज होता है ना EFS जो तुम्हारी एक्स्ट्रा डिस्क स्टोरेज का, वो होता है नॉर्मली लॉग फाइल्स के लिए कि आपकी एक तो एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन तो आपकी पड़ी हुई होती है, साथ में एक एक्स्ट्रा आप EFS लगा लेते हो जो आपकी इसके अंदर लॉग्स, एप्लीकेशन की लॉग्स को सेव करती रहती है। वो एप्लीकेशन लॉग्स भी सेव करता है, हम इसको यूज करते हैं, जो है वो पूरी जो है ब्लॉब के लिए है। हम इसको ऑडियो फाइल्स के लिए यूज करते हैं। ऑडियो फाइल्स होती है जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए है ना, तो वॉइस रिकॉर्डिंग की जितनी भी ऑडियो, जितनी भी कॉल्स चल रही होती है वो यहाँ अलग से इसमें आगे सेव होती रहती है विद मेटा डेटा। यार वही कॉन्सेप्ट है जिनसे मतलब कि हम एक एक्स्ट्रा डी ड्राइव बना लेते हैं, जो हम 2 एक्स्ट्रा डिस्क लगा लेते हैं, एक के अंदर हम अपना सारा कचरा रख लेते हैं जिसके अंदर हमें अपनी इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स ये वो सारे सेव करते रहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेपरेट रखते हैं उससे। तो ये वही वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो मेरे ख्याल में ये समझने के लिए आसानी है ज़्यादा। बिल्कुल। फाइल स्टोरेज इसी तरह ही मेरे ख्याल में नॉर्मली भी यूज होता है। यस, फाइल स्टोरेज एक्सटेंडेड वर्जन है डिस्क स्टोरेज का, लेकिन उसमें यह है कि आपकी जो फाइल स्टोरेज है वो मल्टीपल VMs के साथ कनेक्ट हो सकती है। यानी कि जैसे एक हम नेटवर्क शेयर करा देते थे ना हार्ड फोल्डर को अपने नेटवर्क पे, ठीक है, तो सारे पीसी उसके अंदर डाल सकते थे। ये काम वही है। ठीक हो गया। ओके। ये जो हमारा NAS का जो कॉन्सेप्ट है ना नेटवर्क स्टोरेज का, ये वही वाला है। वो जो नहीं था इमरान शेख जैसे हमें एक सर्वर के ऊपर हार्ड ड्राइव बना के स्पेस दे दी थी जिसके अंदर हम अपना सारा डेटा रखते थे, नेटवर्क स्टोरेज वाला ये लेकिन एक फर्क ये है, कि अगर तुम डिस्क स्टोरेज में देखो, और जो बात अभी याद कर रहा था कि फर्ज करें ये आपका वर्चुअल मशीन है, इसके साथ आपको एक डिस्क मिली है जिसको आप कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, और इसके साथ आपको एक मिला है डेटा डिस्क, ठीक है, ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस VM का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो है विंडोज। तो जो भी डेटा इसके अंदर जा रहा है वो सिर्फ विंडोज मशीन कंपैटिबल है। यस, कल इस डिस्क को तुम एक VM के साथ लगाओ अलग से जिसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है, वो डेटा नहीं रीड कर सकेगा इसके साथ। ये बात समझ आती है जैसे? हाँ हाँ, डिस्क स्टोरेज ऑब्वियस है, ये सही बात है। वो फाइल सिस्टम उसका डिफरेंट है ना, फाइल सिस्टम है अलग डिस्क, लेकिन उसका फाइल सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंधा हुआ है। सही। कल आप दूसरा VM2 लगाते हैं, लेकिन क्योंकि उस पर आपने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है और आप ये कहते हैं कि मैं इस डिस्क को इस VM के साथ लगा के एक्सेस कर लूं, लग तो जाएगा लेकिन डेटा रीड नहीं कर सकेगा क्योंकि इसका फाइल सिस्टम अलग है। लेकिन इमेजेस वगैरह तो रीड कर पाएगा ना। इमेज तो एक तो बाइनरी हाँ, है वो तो हाँ ऑब्जेक्ट्स वगैरह रीड कर पाएगा, लेकिन जो विंडोज की अपनी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो तो पहले पता, वो तो उसको पता भी नहीं होगा क्या करना है। अब अगर इसी तरह जो आपका फाइल स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज में यह है कि आपका एक वर्चुअल मशीन है, इस पे आपने किया हुआ है विंडोज, और आपने यहाँ पे एक फाइल स्टोरेज लिया हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पे एक VM है जो है लिनक्स, और एक VM है मैक OS। ये तीनों विंडोज को सपोर्ट करता है
कि जो फाइल यहाँ पे रखी हुई है वो लिनक्स भी रीड कर सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकता है और विंडोज भी कर सकता है। सही। अहमद भाई ये चीज क्लियर करनी है। उसकी रीजन ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है प्रीवियस कॉन्सेप्ट से मेरे, जो AWS के अंदर होता है आपका EFS है मिसाल के तौर। EFS जो है AWS के अंदर 3 तरह का है। एक तो है लिनक्स बेस्ड EFS नॉर्मल स्टैंडर्ड EFS, दूसरा है लिनक्स फाइल शेयर फॉर विंडोज और फाइल शेयर फॉर लस्टर। ये 3 टाइप के होते हैं फाइल शेयर सिस्टम। उसके अंदर ये था कि अगर आपका कोई क्लाइंट लिनक्स से एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए आपको EFS लिनक्स बेस्ड EFX यूज करना होगा। कोई आपका क्लाइंट अगर विंडोज बेस्ड है, यानी कि अगर विंडोज पीसी विंडोज लैपटॉप अगर EFS को यूज कर एक्सेस कर रहा है डेटा को, तो वो उसके लिए आपको फाइल शेयर सिस्टम लिनक्स का यूज करना पड़ेगा। या अगर लस्टर फाइल सिस्टम है तो वो आपका बड़े डेटाबेस या आपके जैसे बिग डेटा वगैरह के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये क्लियर करना है कि इन्होंने ये चीज फीचर दिया हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ द क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप एक फाइल शेयर सिस्टम यूज करेंगे जो कि हर एक के लिए एक्सेसिबल होगा। Azure file share can be mounted concurrently by cloud or on-premise deployments of Windows, Linux and Mac OS. सही। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक फाइल शेयर सिस्टम यूज करना है Yep. और रिगार्डलेस का आपका जो एंड क्लाइंट है वो लिनक्स बेस्ड है, विंडोज है या व्हाटएवर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, Yep. जाके कनेक्ट करेगा और डेटा को एक्सेस कर सकता है। Yep. क्योंकि AWS के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के आपके EFS वो होते हैं, Yep. EFS होते हैं आपके। Yes. ओके, ये काफी मेजर डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में। ठीक है सर। ठीक है। नहीं अमित भाई, जो इसमें फाइल स्टोरेज में जो विंडो की फाइल्स होंगी वो लिनक्स में भी खुल जाएंगी, यही मतलब है ना आपका? या स्टोरेज अलग अलग हो सकती हैं? फिर से बोले आप। कि जो विंडोज की फाइल हैं जो फाइल स्टोरेज के अंदर सेव हो रही हैं, ठीक है, तो वो नहीं, मैक नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, सिस्टम में सवाल भाईजान, सवाल फाइल्स क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल है, जी JPG है, जी इमेजेस है, बिल्कुल AV है, मूवीज है। जी ठीक है, ये जी। सारी फाइल्स है ना। डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, मैं एक टेक्स्ट ही समझ लेते हैं, जैसे टेक्स्ट है हाँ, ये टेक्स्ट जो है ये ये विंडोज ने इसके अंदर डाला। इजाज जी ने एक टेक्स्ट फाइल डाली इसके अंदर अपने जी विंडोज पे। जी जी। लिनक्स उसको रीड कर सकता है, ओके, ठीक है, मैक उसको रीड कर सकता है। कर सकता है। सही 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 समझे? क्योंकि ये सही। कोई स्पेसिफिक नहीं है विंडोज की। अब फर्ज करें विंडोज की कोई अपनी स्पेसिफिक फाइल हो, जैसे .exe फाइल है फॉर एग्जांपल। हाँ, वो तो नहीं read कर- जैसे इजाज ने इस मशीन के अंदर कोई डाउनलोड की है कोई फाइल जो .exe से होती है खत्म। ठीक है, जी जी अब वो उसने यहां से फाइल स्टोरेज में डाल दी .exe की फाइल फॉर एग्जांपल। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये लिनक्स की मशीन इस .exe को एग्जीक्यूट कर देगा या नहीं मैक करेगा। इस .exe को एग्जीक्यूट कर देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? सही। नहीं, लेकिन जैसे एक हमने एक सीवी बनाया जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया, यस, ठीक है। डाला है। अब वर्ड जो है वो विंडो बेस है, तो जो Word- वीएम में या मैक में खोलेंगे तो वो खुल जाएगा उनके अपने ऑपरेटिंग पे जाके जो हाँ, अब सवाल, अब अगर आपके पास मैक यहाँ पे वर्ड ऑफिस है। इंस्टॉल है, हम्म, मैक तो इंस्टॉल अलाउ करता है ना वर्ड इंस्टॉल करना? हाँ, करता है। करता है। जी जी। करता है, तो मैं ये रीड कर सकता हूँ। सही यानी कि सही। उसने विंडोज के एनवायरनमेंट से वर्ड लिखा था जी जी जी। और वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लिनक्स वाले सही। ओपन ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं, ओपन ऑफिस। जी ठीक है, एक सही। कंपैटिबिलिटी एक है, अगर हमने कभी देखा हो, जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं वो कहता है कि अगर मुझे
अब जैसे अब थोड़ी तो ओके, थोड़ी टेक्निकल बात, आपने देखा होगा पहले विंडोज इंस्टॉल करता था, और सॉरी वर्ड, वो बनाता था DOC के नाम से सेव जी करता था। अब ये बिल्कुल। चेंज हो गया है, अब कहता है DOCX। X, सही ये जो X है ना, दैट इज जी इक्वल टू XML। ठीक है, सही सही जी 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 XML एक ओपन फॉर्मेट है, नवेद और इजाज जानते हैं इसको। जब हम्म, आप ओपन ऑफिस इस्तेमाल करते हैं ना, ओपन ऑफिस लिनक्स का, जी ठीक है, जी जी तो लिनक्स क्या करता है, डॉक को कन्वर्ट करता है XML में, सही क्योंकि ये DOCX के फॉर्मेट में, यानी कि XML कंपैटिबल है। ठीक है, सही जी और जी XML को अपने फॉर्मेट में ले लेता है, जो भी ऑफिस OL ऑफिस और सही सही इस लैंग्वेज में समझ आ गई। सही सही समझ यानी गया। कि बैकग्राउंड में ये कन्वर्जन हो रही है, आपको नहीं पता कन्वर्जन हो रही चलेगा, नहीं नजर आ रही है, आपको नहीं सही पता चलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अब ये कंपैटिबिलिटी डाल दी है कि जब आप करते हैं ना XLSX, एक्सेल की फाइलें जी आप इस तरह सेव होती हैं, बिल्कुल सही। ये जो आखिरी एक्स है ना, ये XML का है। एक्समल का सही है, और XML जो है वो मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज पे, हर जगह चलती है। सही। तो ये चेंजिंग फाइल स्टोरेज के अंदर ही हो रही होती है या कि जाके लिनक्स के अंदर ये जाके हो लिनक्स के जो अंदर उसका होता भी है, हम ओके लिनक्स के अंदर ठीक है होता है। सही। ठीक है, लिनक्स के अंदर होता है। लेकिन फाइल स्टोरेज में क्या ऐसी चीज होती है कि जो मसलन के अब डेप्थ में हम जाना शुरू हो गए थोड़ी सॉरी, कि क्या चीज ऐसी होती है कि जो तीनों को भी एक्सेस करने देता है और फाइल स्टोरेज वो जो स्टिक स्टोरेज में नहीं करने देता। ओके, डिस्क स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने अच्छा सवाल किया है। अभी मैं उसको थोड़ा सा यहीं पे देखें। एक चीज तो, डिस्क का मतलब क्या होता है, जब मैं आपसे कहता हूं कि अकाउंट, अकाउंट के नीचे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स जी ग्रुप के नीचे रिसोर्स, ये कहता हूं ना मैं आपसे। जी जी बिल्कुल तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि रिसोर्स जहां पे आप बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि किस रीजन में बताना है आपने। ठीक है, जी 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 हमने कल उस दिन भी लास्ट टाइम क्लास में भी देखी थी कि रीजन आप सेलेक्ट करते हो, फर्स्ट आ गया कि यूके का रीजन है। ठीक है सर, जी जी अब आप जाने के क्या ये रहे हो कि यूके के रीजन में आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई है सर। जी ठीक है, इसका नाम है VM1। जी ये मशीन कहां पर है, यूके में। जी फिर आपने एक एक डिस्क स्टोरेज जो कि रिसोर्स है, ये भी आपने कहा बनाया, यूके में। जी तो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। सही ठीक है सर, जी जी बिल्कुल ओके। इस VM के साथ ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क आई थी। जी ठीक है, जी जी ओके, जो 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 लगी हुई थी इसके साथ, ये आप डिलीट कर दोगे, ये फिर भी अपनी जगह रहेगी। जी ओके, इस VM के साथ अब आपने एक और VM लगा दिया है, और वो है लिनक्स। जी ठीक है सर, बिल्कुल जब ये डिस्क इनिशियलाइज हुई थी, इनिशियलाइज हुई थी, जी इनिशियलाइज का मतलब समझते हैं ना आप, कि जब जी जी आपका कंप्यूटर बूट होता है, तो वो ये चेक बिल्कुल करता है कि मेरे साथ कौन कौन सी हार्ड जो डिस्क लगी हुई है। लगी हुई है बिल्कुल करता तो है जब वो इनिशियलाइज होता है, तो वो इस डिस्क को या तो फैट एक सिस्टम है, या बिल्कुल फेयर थर्ड एक NTFS एंटी है, एंटी एफएस इन दो चीजों पे वो उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही फेयर अब आपने 32 लिनक्स की पैकेट्स मशीन बना दी है यहाँ पे, हम्म लिनक्स की मशीन के साथ आपने इस मशीन को कनेक्ट कर दिया। जी जब ये लास्ट टाइम आपने ये जब बनाया था, तो आपने कहा था कि मैं NTFS पे चलाऊंगा। ठीक है सर, जी 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 लिनक्स NTFS को सपोर्ट नहीं करता। नहीं करता सही आप समझ रहे हो मेरी बात। सही 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 बिल्कुल समझ रहा हूँ फाइल सिस्टम पे जाके वो उसको रिकग्नाइज नहीं करता, उसको नहीं डिस्क नजर करता आ जाएगी
लेकिन वो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको वो कहेगा कि इस पूरी डिस्क को इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ कि उसको सारा डेटा जो लिखा हुआ है उसको डिलीट करो, उसको लिनक्स के फॉर्मेट पे लाओ, मतलब यानी कि आपकी डिस्क तो खाली हो गई ना। जी ठीक है, बिल्कुल। ये है आपकी डिस्क स्टोरेज, है ना। सही सही। अब आ जाए इस चीज को देखने के लिए कि नेटवर्क स्टोरेज में कैसे क्या क्या हो रहा होता है। नेटवर्क स्टोरेज में आपके पास एक वीएम है, ठीक है। जी जी इस वीएम को आपने एक फाइल स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर दिया, इस पे चल रहा है विंडोज। जी फिर आपने यहाँ पे एक वीएम लिया, उसके अंदर था लिनक्स, जी उसको भी आपने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब जी ये फाइल स्टोरेज है ना, ये इंडिपेंडेंट है सही फाइल फाइल सिस्टम से। सही मतलब सही। ये एंटी एफएस भी सपोर्ट करता है, ये फैट भी इंस्टॉल करता है, ये लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, ये मैक को भी सपोर्ट करता है, ठीक है सर। सही सही सही। जी समझ जब लिनक्स वाला पढ़ता है तो वो अपने फाइल सिस्टम को पढ़ता है, जब विंडोज वाला करता है वो अपने फाइल सिस्टम को पढ़ता है, जब मैक वाला करता है तो वो मैक वाले को सपोर्ट करता है, ठीक है। सही सही। यानी कि इनको ये फाइल स्टोरेज को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पेश आती, नंबर 1। बिल्कुल सही बिल्कुल। दूसरी चीज कि ये मशीन थी यूके में, ठीक है सर, जी जी हमने यूके में बनाई थी। और जब हमने लास्ट टाइम अभी एग्जांपल लिए तो हमने कहा था जो हमने डिस्क लिए वो भी कहाँ पर है, यूके में। यूके में। जी लेकिन नेटवर्क स्टोरेज में ये यूके में हो सकता है, ये मशीन मलेशिया में हो सकती है, और ये फाइल स्टोरेज यूएसए में हो सकता है। दिस सही। इज ग्लोबली रिडंडेंट। सही ठीक हो गया। ये ग्लोबली रिडंडेंट तो हो सकता है, लेकिन क्या ये मतलब हमें रीजन चूज नहीं करना होगा जब हम ये फाइल सिस्टम को चूज करेंगे? तो हमें नहीं, आप करेंगे, आप ये करेंगे कि ओके, चलो अच्छा सवाल किया तुमने। आप करेंगे क्या कि अभी आपने एक वीएम बनाया है, ठीक है। ये वीएम आपने बनाया है यूके रीजन में, ठीक है। और उसके साथ आपने एक फाइल सर्वर अटैच कर लिया है, फर्ज करो ये भी यूके रीजन में है, ठीक है। ये आपकी चीज चल रही है। अब क्या होता है कि मैं मलेशिया में एक वीएम बनाता हूं, ये कहां पे, मलेशिया या सिंगापुर में, और मैं कहता हूं कि मुझे इस मशीन को कनेक्ट करना है इस फाइल स्टोरेज से। तो होता क्या सही है, तो क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट करता ये है कि वो अंदरूने खाना, यानी कि पीछे एक फाइल स्टोरेज मेरे लिए और इंस्टॉल करता है जो मुझे नहीं पता चलती, मलेशिया में, ठीक है। और वो उसको कनेक्ट कर देता है मेरे इस पीसी के साथ, और करता ये है बाद में कि वो इन दोनों को आपस में सिंक कर देता है, रियल टाइम सिंक। तो मुझे लगता है ऐसा है कि मेरी मशीन मलेशिया में एक्सेस कर रही है यूके के इस फाइल स्टोरेज को, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। होता यह है कि मेरी मलेशिया की मशीन मलेशिया में एक फाइल सर्वर को एक्सेस कर रही होती है, जो कि सारा डेटा कॉपी कर रहा होता है यहां से यहां पे और यहां से यहां पर। ये समझ में आता है? इसके ऊपर मुझे फिर एक और सवाल है। जी वो सर। ये है कि ये इसका कैश्ड वर्जन सेव करता है लोकली इन मलेशिया, या पूरा का पूरा फाइल सिस्टम में जितनी भी डेटा मौजूद होगा सबका सब वो कॉपी ओवर कर देगा उधर मलेशिया के फाइल सिस्टम में? और अगर
वहाँ करेगा तो उसके कोई अलग से चार्जेस होंगे कि आपकी लेटेंसी इंप्रूव करने के लिए वो हमसे चार्ज करेगा, या ये फीसबिलिल्लाह कर देगा कि ठीक है चूंकि आप हमारे कस्टमर हैं तो हम आपको हाई स्पीड कनेक्शन दे रहे हैं, बैंडविड्थ दे रहे हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि लोकली आप एक्सेस कर रहे हैं बजाय इसके कि आप मलेशिया से बैठ के यूके के एक्सेस करें। तो मतलब एक तो जैसे वो होता है ना, मैं इसको इस तरह ले लूं, क्लाउड फ्रंट जैसे होता है ना आपका नहीं, वार्निश कैश जो है। ये CDN नहीं है ये। हाँ, तो इज इट यूजिंग द सेम CDN नो कॉन्सेप्ट, या नो, तो ये कैश वर्जन नहीं होगा फुली, ये मतलब सारा का सारा डेटा आ फुली जाएगा, रेप्लिकेटेड होगा, रियल टाइम फुली एप्लीकेशन। रेप्लिकेटेड होगा। ओके, हमें भाई रियल 5 मिनट मिल जाएंगे वर्जन। सर, नमाज का टाइम जो है ना बिल्कुल कानून पे आ गया, मगर ओके, तो ये मतलब ये चीज हमें समझ में आ गई कि ऑलमोस्ट रियल टाइम, इन रियल टाइम रेप्लिकेशन है। लगता है ऐसा है कि जो बाहर का रीजन है वो डायरेक्ट इस फाइल सर्वर को एक्सेस कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए करते ही माइक्रोसॉफ्ट करता ही है कि लेटेंसी को मैनेज करने के लिए उसका क्लोन बना देता है उस रीजन में जहां पे वो बंदे हों। ठीक है, और अगर आप इस इसको इस तरह देखें आप कि ये अजोर फाइल शेयर है वेस्ट। एक चीज हाँ दोबारा वो व्हाइट बोर्ड खोलना। जी सर। तो ये जो इसने क्लोन बनाया है, ये इसने इसी मशीन के लिए बनाया है मलेशिया में। फर्ज करो मेरे पास मलेशिया में 2 मशीन है, फिर भी वो इसी से के साथ रहेगा, फिर भी इसी तो फाइल के साथ। एक ही क्लोन बनाएगा वो, दोनों हाँ मशीनों के लिए हाँ एक क्लोन हाँ होगा। हाँ हाँ। ठीक, डन। एक चीज है अभी तक यहाँ पे आई नहीं है एक्चुअली, इस कोर्स में कंटेंट अभी छोटे हैं, लेकिन अगर आप एक चीज बुनियादी तौर पे जैसे आप लोग याद रखते हैं ना कि भाई अकाउंट है और फिर सब्सक्रिप्शन है, इसी तरह एक है LRS, एक है RRS, और एक है GRS। ठीक है, ये है लोकल LRS, लोकल रेप्लिकेशन सर्विस, ओके, रिमोट एप्लीकेशन सर्विस, रीजनल रीजनल एंड ग्लोबल। ओके, रेप्लिकेशन सर्विस, और ये है ग्लोबल रेप्लिकेशन सर्विस। लोकल से मतलब ये हुआ कि आपने यूके में एक बनाया हुआ है, एक VM लिया हुआ है, ठीक है, तो वो अगर आप LRS पे रहते हो तो वो यूके के अंदर ही उस VM को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि इसका क्लोन बनाएगा। ठीक है, लेकिन यूके के अंदर। अगर यूके खत्म हो गया तो वो पूरा गया। ठीक है, इसी तरह रीजन में अगर फर्ज करो यूके में इनके पास 2 हैं, UK1 और UK2, तो जब LRS इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्विस के लिए तो वो UK1 की सर्विस UK1 में ही बनाता है। यानी कि अगर आपको यूं समझना है, समझ के स्लाव में एक डेटा सेंटर है, ठीक है, अगर आपने लोकल एप्लीकेशन ली है ना तो वो उसी डेटा सेंटर के अंदर दूसरे रैक में आपके लिए क्लोन बना देगा, लेकिन उसी डेटा सेंटर के अंदर। जब आप RRS पे जाते हैं रीजनल पे, तो वो स्लाव के अंदर नहीं, वो जैसे रेडिंग के अंदर, उसी रीजन के अंदर, लेकिन रेड दूसरे शहर में वहां पे आपके लिए सर्विस क्लोन कर देता है दूसरा रीजन। जब आप कहते हैं ग्लोबल, तो ग्लोबल का मतलब है अगर यूके में है तो वो फिर अमेरिका में, सिंगापुर में है तो हो सकता है वो इंडिया में। तुम समझ रहे हो? तो ये है वो, लेकिन ये अभी तक इस कोर्स में ये चीजें नहीं आई हैं, LRS, RRS और GRS, लेकिन ये फिर वो डिटेल लेवल की क्या आ जाएंगी जो हम करेंगे। ठीक है,
सही। क्वेश्चन है फिर दोबारा। जी सर। देखो, ये हम यूके से एक्सेस कर रहे थे फाइल सर्वर को, ठीक है जी। भाई, उन्होंने हमें एक्सेस दिया हुआ था। लेकिन अब हमारी नीड बढ़ गई कि अब हमें मलेशिया से भी वो डेटा एक्सेस करना है जो कि यूके में पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है हमें सर्विस दे रहा है कि फास्ट एक्सेस मिल जाएगा हमें उस डेटा का। ठीक है सर। तो वो हमसे इस बात के पैसे चार्ज नहीं करेगा कि भाई हम आपको लोकल एक्सेस दे रहे हैं, उसका मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है इसके या नहीं, क्योंकि नहीं है कोई? नहीं, कि इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्विस जो है ना, फाइल स्टोरेज, ये ग्लोबल है, जीआरएस में आती है। तो जो चीज जीआरएस में आती है वो ऑलरेडी आपको ये एक एक ही जो भी फी वो ले रहे हैं आपसे, वो उसके अंदर इंक्लूसिव है। अगर तो फर्ज करो फाइल सर्वर आरआरएस होता, ठीक है, और आपको उसको जीआरएस बनाना होता तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते, ठीक है। तो इनकी कुछ सर्विसेज एलआरएस हैं, कुछ सर्विस आरआरएस है बाय डिफॉल्ट, और कुछ सर्विस जीआरएस है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपको जितने पैसे आप दे रहे हैं ना उसमें आपको ये मिलता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। फाइल सर्वर ऑलरेडी आपका जीआरएस सर्विस है, तो आपको इसके एडिशनल पैसे देने नहीं पड़ते, ठीक है। S3 जो है, सॉरी, वो आपका ब्लॉब जो है वो ग्लोबल सर्विस है। यस, ग्लोबल सर्विस। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं यूके के अंदर अपनी चीज़ें सेव करूं, अपलोड कर दूं उसमें, और आप मलेशिया से उसको डाउनलोड करेंगे, तो चार्जेस सेम रहेंगे उसके? या अगर मैं यूके से अपलोड करके यूके में ही डाउनलोड करूं तो सेम चार्जेस हैं, और किस में से? मलेशिया से फाइल सर्वर में से, ब्लॉब में, फाइल सर्विसेज में से? ब्लॉब में नहीं, ब्लॉब में चार्जेस अलग है। ब्लॉब में ब्लॉब चार्जेस ब्लॉब अलग। ब्लॉब में इसलिए है क्योंकि अब थोड़ा आप डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉब में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने जो कंटेनर लिया है वो आपने यूके में लिया है, ठीक है, रीजन में आपको मिला है, ठीक है, और आपका जो मशीन है, घर की मशीन है, ये मैनचेस्टर में है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मलेशिया से जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा इस यूआरएल को, तो मोस्ट लाइकली अंदरूने खाना ये जाएगा सीडीएन के ऊपर, ठीक है, और सीडीएन से मेरे पास आएगा कंटेंट डेटा नेटवर्क। आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है सीडीएन का? जी। क्योंकि हम सीडीएन इन्वॉल्व हो जाता है इसलिए चार्जेस अलग आते हैं। यस। तो डेटा अगर रीजन से बाहर जा रहा है, रिगार्डलेस कि वो सीडीएन के थ्रू जा रहा है या अबे डायरेक्ट नवीन, ये जी। असल में ये ना, ये ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन इसको पहले से है ना, इस वजह से ना ये मिक्सअप कर रहा है बहुत सारी चीजों को। मेरे साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि मैं भी ये चीज हाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं अमेजोन का इसके अंदर मिक्सअप कर मेरा हो रहा है। हाँ तो मैं एग्जैक्टली। जब भी मैं सुकून से बैठ के सुन रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो चीजें मुझे समझ में नहीं की है वो नहीं, समझूं। लेकिन बाकी लेकिन मिक्सअप ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, सतही लेवल पे एक हैं, लेकिन उनकी मैकेनिक्स, उनकी चार्जिंग, उनकी हर चीज है डिफरेंट है। समझ आ गई? जो चीज माइक्रोसॉफ्ट सबसे, मैंने आपको पहली क्लास में शायद, एटलीस्ट मुझे शहजाद साहब और आसिम भाई के साथ मुझे याद है कि मैंने कही थी कि जो रेप्लिकेशन सर्विस माइक्रोसॉफ्ट देता है ना, अमेजोन चवन्नी भी नहीं देता आपको, ठीक है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ये आपसे कहता है आप हमसे एक रीजन में ले लें और हम आपको पेड रीजन फ्री में दे रहे हैं। समझ आ गई? यानी कि अगर आपने हमसे सिंगापुर में हम हमारी अपनी सर्विसेज डाली हैं, भले आईएएस की डाली हो, पैस की डाली हो, कुछ की भी डाली, हम ऑलरेडी उस पूरे का क्लोन हम बना देंगे आपको हांगकांग में फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज। हम आपको अच्छा। इतनी बड़ी इंश्योरेंस फ्री में दे रहे हैं। तो अमेजोन वाले तो दूर अच्छा, दूर तक नहीं।
Ahmad, all data is encrypted ना, ऑफ कोर्स, है ना? एट रेस्ट एंड एट दोनों जगह पे रेस्ट एंड, अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर इसने कोई एक नया सोचा छोड़ा, अब फिर वही वाली बात आई, ये जो इंक्रिप्शन है एट रेस्ट और इन ट्रांजिट बाय डिफॉल्ट है या हमें ये ऑप्शन बाय चूज डिफॉल्ट करना होगा? नहीं सर, बाय बाय डिफॉल्ट, नहीं, डिफॉल्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि फिर वही वाली बात S3 में भी बाय डिफॉल्ट है। ना, एसटी के अंदर आपको चूज करना पड़ता है, यू वांट टू चूज You don't need to pay. एन्क्रिप्टेड डेटा और अनएन्क्रिप्टेड डेटा, यही तो मसला है ना, मिक्सअप हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, सही है। तो फिर मतलब मैं समझ गया, असल में चूंकि इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये आपको फ्री के अंदर ही वो रेप्लिकेशन दे देते हैं, तो और इसलिए आपको बहुत अच्छी चीजें दे रहे चार्जेस हैं, नहीं और मिलते। बहुत अच्छी चीज है बहुत ये, क्योंकि आपको सेफ है यार, बहुत सेफ है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब मुझे ये चीज क्लियर हो रही है कि लोग, व्हाई कंपनीज आर चूजिंग एज्योर ओवर AWS, जबकि AWS की सर्विसेज एज्योर से कहीं ज्यादा है। Yep. लेकिन ऑब्वियसली वो फीचर या वो फैसिलिटी शायद AWS कवर नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे जैसे ये एप्लीकेशन सर्विस है, फ्री ऑफ चार्ज है, एक बंदा सिंगापुर से एक्सेस कर रहा है यूके के डेटा को और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दे रहा, Yep. तो ऑब्वियसली आपको बैंडविड्थ और लेटेंसी भी वही मिल रही है जो आपके लोकल डेटा सेंटर से मिल रही है, और आपको उसके अलग से पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप जो है ना कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं इसके अंदर। तो यार मैं लाइक टू लाइक अगर मैं बिग टाइम यार, बिग टाइम कॉस्ट सेविंग और हमें बिग टाइम 60% सस्ता पड़ता है एक ही सर्विस माइक्रोसॉफ्ट पे कंपेयर टू अज्योर AWS। 60% कॉस्ट सेविंग है हमारी अगर वही चीज हम अज्योर पे डालते हैं। एक तो बड़ी वजह ये है कि लाइसेंसिंग आपको बहुत बच जाती है, ठीक है। ऑन प्रेम की जितनी भी आपकी लाइसेंसिंग है वो ऑलरेडी आप क्लाउड पे चले जाते हो, आपको उसको कोई भी एडिशनल देना नहीं पड़ता। नंबर वन, अगर मैं आज AWS में विंडोज खड़ी करूंगा तो मैं अपना लाइसेंस माइग्रेट नहीं कर सकता। यानी कि विंडोज का लाइसेंस आप ऑन प्रेमिस से AWS में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट एज्योर के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते यप यप हैं। ओके ओके, सही, ठीक, थैंक्स, जज़ाकल्लाह। इसी तरह क्योंकि अब ये फाइल सर्विस है, फाइल का मतलब है कि एक नैस सर्विस है, तो ये SaaS URI मतलब एक वेब के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। HTTPS ऑफ कोर्स एस है क्योंकि इंक्रिप्टेड है। ये स्टोरेज URI होती है और ये इसका टोकन होता है। टोकन का मतलब होता है जो आपको एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब ये वो इंक्रिप्शन वाली कहानी है और कुछ नहीं है। दूसरी बात है डेटा इज इंक्रिप्टेड एट रेस्ट। Azure फाइल जो है, दिस illustration shows Azure फाइल used to share data between two geographical locations, ठीक है। Azure files ensure the data is encrypted at rest and assembly protocol ensure that data is encrypted in transit। तो ये आपकी कहानी है। Many on-premise application use shares, store application, VM, बाकी सारी मतलब कोई नई चीज नहीं इसमें। अब आ जाओ ब्लॉब एक्सेस टीयर्स पे। एक्सेस टीयर्स का मतलब है कि भाई कितने लेवल हैं स्टोरेज के, ब्लॉब के, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है। तो एक है हॉट, एक है कोल्ड और एक है आर्काइव, ठीक है। सबसे सस्ता कौन सा होता है? आर्काइव होता है। उससे महंगा कौन सा होता है? कूल एक्सेस होता है या कोल्ड होता है। और सबसे महंगा कौन सा होता है? हॉट होता है। हॉट का मतलब होता है कि आपने अपनी डेटा ये अपने स्टोरेज पे डाला है और आप उसको फौरन रीड कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। वो 30 दिन जो डेटा पुराना हो जाए आप उसको कोल्ड एक्सेस में डाल दें, और डेटा आपका 5 साल का पुराना है, 1.5 साल का पुराना है, आप उसको आर्काइव में डाल दें, ठीक है। तो ये तीन उनके लेयर्स हैं, हॉट, कोल्ड एंड आर्काइव। ओनली हॉट and cold access tiers can be set at account level. The archive tier isn't available at the account level। ठीक है, ये आपको समझ में आती है क्योंकि हमने पहली बात करी है
कि ब्लॉब स्टोरेज बनाने के लिए आपको अकाउंट लेवल चाहिए होता है, अकाउंट चाहिए होता है। अकाउंट होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट लेवल पे भी आपको खाली हॉट एंड कोल्ड एक्सेस मिलता है। आर्काइवर के लिए आपको अलग से काम करना पड़ता है। हॉट एंड कोल्ड एंड आर्काइव टीएस कैन बी सेट एट ब्लॉब लेवल ड्यूरिंग अपलोड एंड फाइल अपलोड, ठीक है। Data in cold access tiers can tolerate slightly lower availability but still requires higher durability, retrieval latency, etc. और SLA क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हमने अपनी शुरू की क्लास में देखा था। बाकी जो लोग AWS के एनवायरनमेंट्स आ रहे हैं उनको ये चीज समझ में आती है। अब ये एक तरीका 11 9 वाला 11 9 वाला 9 9 वाला, अगर अब ये एक स्टोरेज अकाउंट बना रहा है, ठीक है, शुरू किया है इसने अपने, इनका पोर्टल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो कहता है कि अच्छा भाई आप बताएं आपको क्या चाहिए। वो कहता है भाई मुझे स्टोरेज चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, सिक्योरिटी इनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, कोल्ड चाहिए या हॉट चाहिए, और बाकी आप मतलब बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आप रखते हैं और आपकी बच जाती है। यस आसिम भाई, शहजाद भाई, नवीद भाई, जाज भाई, कोई सवाल? जी ओके, नहीं क्लियर जी है, ठीक। क्लियर है। वाह भाई, आज तो आप लोग आधा आधा कर लो। 2 क्वेश्चन है खाली, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई? सब बंद कर देते हैं आपके लिए हम। सर वरना बेइज्जती भी रिकॉर्ड हो